गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे ठीक होंगे। आज मैं नई वीडियो लेके आया अपनी ITR 4 सुगम की इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो रिसेंटली CBDT ने लॉन्च करी है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आम भाषा में कहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दी है आपको। 988 पेजेस की इंस्ट्रक्शंस हैं, 7 फॉर्म भरने की। उसमें से हम ITR 4 की बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हम असेसमेंट ईयर 21-22 के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वाइल फाइलिंग द फॉर्म ऑफ ITR 4। ITR 4 दोस्तों किसके लिए होती है वो भी बताऊंगा। इसमें क्या नई चीज़ें आई हैं पिछले साल से फॉर्म में वो भी बताऊंगा दोस्तों। और एक नई स्कीम जो आई है टैक्स भरने की, इसके अंदर वो कैसे रिक्रिएट करनी है वो भी बताएंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस बोली गई हैं दोस्तों कि ये ITR फॉर्म 4 है, असेसमेंट ईयर 21-22 का। पहले पैराग्राफ में कुछ खास नहीं लिखा हुआ, इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं कि किस असेसमेंट ईयर के लिए है। ऑब्वियसली जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये इन असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए है। आम भाषा में कहे तो जिसने 2020-2021 के अंदर जो पैसा कमाया है, जिसने 2020-2021 के अंदर जो पैसा कमाया है, जिसे इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर के नाम से जानते हैं, वो पैसा आपको उसका ब्यौरा देना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो देना पड़ता है जिस साल के अंदर उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं, यानी द ईयर इन विच योर इनकम वॉज या इज टू बी असेस्ड, जिसमें इनकम आपकी असेस की जाएगी। तो आम भाषा में कहें तो 21-22 में जो आप चीज़ें भरोगे वो 20-21 की होंगी। नेक्स्ट, कौन कौन बंदा ये फॉर्म भर सकता है, आइए देखते हैं। ये फॉर्म सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है जो कि रेजिडेंट हैं, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी 2 तरह के और रेजिडेंट होते हैं, टोटल 3 तरह के रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के बारे में आप जानते ही होंगे, जो भारत में आमतौर पे नहीं रहते हैं। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं जो ज़्यादातर दिन, जैसे आप और हम ज़्यादातर दिन इंडिया में ही रहते हैं, तो हम ROR बन जाते हैं, तो हमारे लिए फॉर्म है ये। जो आधे दिन इंडिया आधे दिन वहाँ रहते हैं, उनके लिए फॉर्म भी नहीं है ये, ठीक है। मैं टेंटेटिव बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली लॉ ये नहीं है। या फिर फॉर्म के लिए है, LLP के लिए नहीं है, जो कि रेजिडेंट है। यानी 3 लोगों के लिए फॉर्म है ये, इंडिविजुअल, HUF और फॉर्म, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ये शायद यहाँ पे इसके अंदर एक ये है कि जिसकी इनकम 2020-2021 के अंदर 50 लाख से ऊपर नहीं थी, जिसकी इनकम 2020-2021 के अंदर 50 लाख से ऊपर नहीं थी और उसकी इनकम इन हेड्स के अंदर है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। वो तरीके क्या हैं, वो इनकम्स क्या हैं, देखिए। पहली बात, आपके बिजनेस की इनकम होगी। आपके बिजनेस की इनकम होगी तो होनी मैंडेटरी ITR 4 के लिए, क्योंकि अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपके लिए ITR 1 और 2 है, जिसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं, फॉर्म्स के लिए, उनके फॉर्म्स के मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ITR 1 और 2 नॉर्मल बंदों के लिए होती है जिनकी इनकम नहीं है, और जिनकी इनकम बिजनेस से है वो उनकी इनकम होती है ITR 4 की। तो ITR 4 जिसकी इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस से काउंट होनी है, प्रिजम्पटिव बेसिस यानी जो परसेंटेज ऑफ टैक्स से काउंट होती है, जिसको अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने होते। इसके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियोस मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। 44AD 44AE 44AD वालों के लिए जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 करोड़ से ऊपर वाले ITR 3 में जाएंगे। 44AE जिनका 10 व्हीकल तक काउंटिंग होती है, छोटे या बड़े कैसे भी, अगर उनसे ज़्यादा व्हीकल्स हैं तो फिर वो ITR 3 में जाएंगे। ये 44AD नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, और 44AE जो होते हैं जो गाड़ियां हायर पे देते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, उनके लिए कवर होता है। नाउ कम टू प्रोफेशंस। अब प्रोफेशंस की बात करते हैं। प्रोफेशन की बात करने का मतलब ये है कि जिनका टर्नओवर यानी उनके ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपए तक है, वो 44AD में अपना टैक्स भर सकते हैं। इसकी भी वीडियो बना चुकी हूँ कि एक्चुअली क्या होता क्या है 44AD है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, ऊपर 50 लाख रुपए तक है। 50 लाख रुपए तक का मतलब है कि आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे A और B पॉइंट के अंदर बोला गया है आपकी ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर, यानी टर्नओवर और इनकम में फर्क होता है। टर्नओवर बेसिकली आपकी सेल्स होती है और इनकम आपका प्रॉफिट हो जाता है। पॉइंट नंबर C, और कौन भर सकता है? मान लो आपके बिजनेस के अलावा सैलरी इनकम थी, पेंशन इनकम थी, तो भी आप यहाँ आ सकते हो। देखो ऐसा हो सकता है 4 महीने मैंने शुरू के जॉब करी हो तो सैलरी मुझे मिली हो, अगले 8 महीने मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना स्टार्टअप, तो मेरे को बिजनेस की इनकम रही है। तो मेरी ITR कौन सी है? ITR 1 पे नहीं जाऊंगा, फिर मैं ITR 4 पे जाऊंगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, मेरी कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट पे दे रखा है, तो मेरे को यहाँ पे आना ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं यहाँ पे भर सकता हूँ उसको, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन इनकम या कोई भी अदर सोर्स की इनकम भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। बेसिकली बॉटम लाइन इज कि आपके बिजनेस की इनकम तो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम होती है जो C, D और E में लिखा हुआ है, तो आप ITR फॉर्म 4 का यूज़ कर सकते हैं। ITR 4 का नाम देखो क्या दिया है उन्होंने, सुगम, यानी फॉर्म बहुत आसान है। ITR 1 सहज था और ये सुगम है, यानी बिजनेसमैन के लिए भी एक आसान फॉर्म है जो कि ITR 4 है।
ठीक है। नाउ कम टू नोट्स। नोट नंबर 1 बोलता है कि आपकी 44 AD AE ADA जो ऊपर अभी हम पढ़ के हैं पॉइंट नंबर A B के अंदर शेल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन कंप्यूटेड आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू फुल एवरी लॉस अलाउंस डेप्रिसिएशन और डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यानी हर एक लॉस को, अलाउंस, डेप्रिसिएशन को, डिडक्शंस को सब कुछ लेस करने के बाद आपकी इनकम को कंप्यूट किया जाता है 44 AD AE ADA के अंदर। लेकिन जिस बंदे की इनकम 44 AE के प्रोविजो के सबसेक्शन 3 के अंदर होती है वो ITR 5 फाइल कर सकता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि ऐसी फर्म्स देखो इसमें सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि आपको जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं अदर देन एनीथिंग वो आपको डेबिट करने को अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रिजम्पटिव इनकम में ये माना गया है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, 44 AD में लिखा हुआ है कि अगर आपके 100 रुपये की इनकम है तो हम आपके 92% के खर्चे मानेंगे और 8% आपके ऊपर इनकम मानते हुए उस पर टैक्स लगाया जाएगा अगर आपकी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है तो, ठीक है। यानी 92% का उन्होंने खर्चा ऑलरेडी दे दिया है, तो उसके अलावा और खर्चा थोड़ी डेबिट करने देंगे। अगर कोई और खर्चा डेबिट करने देंगे, आपके एक्चुअल खर्चे, डेप्रिसिएशन और आपका ये सब चीज़ें, आपके ट्रैवलिंग, फ़ोन का खर्चा, तो फिर आपका तो इनकम जीरो हो जाएगी। इसलिए बोला है कि वो खर्चे लेस नहीं कर सकते। लेकिन फर्म को ये बोला हुआ है कि जो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट और सैलरी देते हो वो आप डेबिट कर सकते हो बिफोर फाइलिंग दिस फॉर्म। यानी एक सिर्फ ये एक्सेप्शन दी गई है कि अदर देन दोज एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी डीम्ड हैं इन सेक्शंस के अंदर, वो उस सेक्शन के अंदर एक और खर्चा लेस कर सकते हैं सैलरी और इंटरेस्ट का। यानी फर्म है, मान लो फर्म को अगर 44 AD में अपनी रिटर्न भरनी है तो वो भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फर्म अगर ये खर्चा जो बाकी है वो लेस करके देगा आपको 44 AE के अंदर, जो फर्म खर्चा लेस करके देगा वो 10 व्हीकल तक तो लेस करके देगा ही देगा आपको, उसके अलावा सैलरी और इंटरेस्ट का भी लेस करना आपको अलाउड है। ये लिखा हुआ है 44 AE के 3rd सबसेक्शन में प्रोविजो के अंदर, ठीक है। तो वो खर्चा आपको एक्स्ट्रा अलाउड है। वो जब अलाउड हो जाता है तो फिर आप कौन सा भरोगे, ITR 5 भरोगे, ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम कोई स्पाउस के, माइनर चाइल्ड के आपके इनकम के अंदर क्लब होती है, क्लबिंग का मतलब होता है कि किसी और की इनकम किसी और में जुड़ना, वो पूरा का पूरा प्रोविजन है कि क्लबिंग इनकम कैसे होती है, कब होती है, आपके बच्चे की इनकम आपकी कब मानी जाएगी। उस फॉर्म के अंदर, उस चीज़ के अंदर आपकी इनकम जो आपके वाइफ की इनकम या लेट से आपके बच्चे की इनकम जो आपकी इनकम में क्लब हुई है वो उसी हेड में होगी जिस हेड के अंदर उनकी इनकम हुई है। लेट से उनके बिजनेस की इनकम हुई है तो आपकी बिजनेस की इनकम में क्लब होगी, उनके सैलरी की इनकम हुई है तो आपकी सैलरी के अंदर क्लब होगी। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, बेसिक इंस्ट्रक्शन है। हु इज नॉट एलिजिबल टू यूज दिस फॉर्म, कौन कौन नहीं भर सकता है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नहीं भर सकते हैं, ऐसे बंदे जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है पूरे साल में कभी भी, वो भी नहीं भर सकते। हैज़ एनी एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स जो कि बाहर लोकेटेड है इंडिया के, वो भी ITR फॉर्म का 4 का फॉर्म नहीं भर सकते। जिनकी साइनिंग अथॉरिटी बाहर लोकेटेड है, यानी जो कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो बाहर लोकेटेड है, वो भी ITR फॉर्म 4 नहीं भर सकते हैं। और जिनकी आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम होती है, C पॉइंट में लिखा हो तो मेरी एसेट बाहर है, E पॉइंट में लिखा हुआ मेरी अर्निंग्स भी बाहर से हो रही है, जैसे रेंटल इनकम हो रही है आपकी या कोई और इनकम हो रही है, तो फिर आपको बाहर से वाला फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अगर आपके कोई डेफर्ड ESOPs हैं जो कि आपको एम्प्लॉयर देगा बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, यानी अभी नहीं दे रहे हैं लेकिन बाद में देगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, यानी ऐसे प्लान्स, ऐसे शेयर्स, ऐसे इक्विटी शेयर्स जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं इन ल्यू ऑफ सैलरी के बदले में। लेट से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो वो बोलता है 20,000 रुपये के शेयर दे दूंगा, 80,000 रुपये कैश दूंगा। तो अगर वो दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता, डेफर करता है क्योंकि उसका स्टार्टअप है, अभी उसके पास पैसे नहीं है कि मैं आपको बाद में हिस्सेदारी दे दूंगा। कई लोग करते हैं ऐसे, अगर आपने कई सारी वेब सीरीज़ भी देखी हो तो आपको अंदर उसका मिल जाएगा ऐसा। तो वो चीज़ का फॉर्म भी आप यहाँ पे नहीं भर सकते हो। तो अगर मिल गए तो ठीक है, डेफरमेंट का नहीं भर सकते आप यहाँ पे। इसके अलावा वो पर्सन कौन से इनकम का नेचर इस फॉर्म में नहीं आ सकता। ये तो ऊपर थे, पर्सन कौन नहीं भर सकते, यहाँ पे कौन सी इनकम होने के बाद इस फॉर्म से आप आउट हो जाएंगे। ऐसी इनकम अगर आप स्पेकुलेटिव इनकम से नहीं भरना, ऐसी इनकम जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं भरना चाह रहे हो, 44 AD ADA ADA के अंदर अगर आप नहीं जाना चाह रहे हो तो आपके लिए फॉर्म ये वाला नहीं है। यानी अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो और अपना प्रॉफिट, अपना डीम्ड प्रॉफिट से भी कम दिखाना चाहते हो तो आप ITR 3 यूज़ करें। सच एज इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, एजेंसी बिजनेस, कमीशन और ब्रोकरेज इनकम, ये भी इसके अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है कि इसके एक और इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकती है कि आप 44 AD ADA और ADE के अंदर जो अलाउड ही नहीं है जिनको, वो इनकम भी वो फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे स्पेकुलेटिव इनकम वालों को यहाँ पे फॉर्म ही अलाउड नहीं है, एजेंसी बिजनेस वालों को ये फॉर्म ही अलाउड नहीं है, कमीशन ब्रोकरेज वालों को ये फॉर्म ही अलाउड नहीं है। तो जब फॉर्म ही अलाउड नहीं है
तो फिर आप ये इनकम का फॉर्म भर क्यों रहे हो? ITR 4 आपके लिए नहीं है। तो दोनों इंटरप्रिटेशन है। अगर आप 44 AD, ADA, ADE, AE के अंदर ऑप्ट इन नहीं करना चाहते तो भी आपके लिए फॉर्म नहीं है, और अगर आप ऑप्ट तो कर रहे हो पर आपकी ये वाली इनकम है तो आपके लिए फॉर्म ये वाला नहीं है, तो आप वो फॉर्म ऑटोमेटिकली ऑप्ट आउट हो जाएगा और आपको नॉर्मल रिटर्न भरनी पड़ेगी। कैपिटल गेंस की इनकम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। एक घर से ज़्यादा की इनकम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अदर सोर्स की इनकम है लेकिन इन 3 नेचर की तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। कौन कौन से नेचर हैं? लॉटरी इनकम है, हॉर्स रेस है, और सेक्शन 115 BBE के अंदर इनकम आती है वो इसके अंदर कवर होती है। और अगर आपकी इनकम प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ 5A सेक्शन के अंदर दोस्तों गोवा और दमन और दादर नगर हवेली के अंदर जो हस्बैंड और वाइफ्स की इनकम होती है जो पोर्टुगीज सिविल कोड के अंदर आते हैं वो कवर होती है। आपको जानकारी होगी दोस्तों कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव पुर्तगाल के अंडर आते थे, तो वहाँ पे वही कोड अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें सिविल कोड्स लगते हैं, उसके अंदर अगर उनकी इनकम होती है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। या फिर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ऊपर की होती है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। समझ गए इस बात को? तो ऊपर बताए थे मैंने ए पार्ट में 3 के पर्सन्स कौन कौन नहीं भर सकते हैं, 3 के बी पार्ट में मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इनकम पे आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। नाउ कम टू पॉइंट नंबर सी। फर्दर दिस रिटर्न ऑल फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड बाय द पर्सन हु हैज़ एनी क्लेम्स और लॉस, डिडक्शन, रिलीफ, टैक्स क्रेडिट, किसी भी तरह का लॉस, डिडक्शन, रिलीफ वगैरह है इस नेचर का। एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द हेड ऑफ इनकम। ठीक है, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या फिर कैरी फॉरवर्ड होना है तो आप मत भरें। यानी करंट ईयर का है, करंट ईयर में ही सेट ऑफ हो रहा है तो अच्छी बात है। पुराना लॉस है और या फिर आप इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, कैन नॉट यूज बाय द पर्सन हु हैज़ क्लेम एनी ऑफ द लॉस। लॉस अंडर द हेड अदर सोर्स के अंदर लॉस है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। कोई रिलीफ आपने क्लेम किया सेक्शन 90, 90A, 91 के अंदर तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। कोई डिडक्शन आपने क्लेम करी है सेक्शन 57 के अंदर अदर देन डिडक्शन अंडर क्लॉज 2A देयर ऑफ रिलेटिंग टू फैमिली पेंशन तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। और TDS एनी क्लेम ऑफ क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन का TDS आप अपने में क्लेम कर रहे हो, कुछ प्रोविजंस होते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो अगर देखो ये जनरल जो पॉइंट नंबर सी है वो एक है हैवी इनकम वालों के, जिनकी इनकम हैवी होती है उन लोगों को ऐसी इनकम का सामना करना पड़ता है। जनरली देखा जाए तो आम भाषा में आप ITR 4 तब भर सकते हो जब आपकी प्रिजम्पटिव इनकम होती है। ठीक है, ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो बोला गया सुगम फॉर्म मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल फॉर्म है। अगर आप 44 AD, ADA और AE से भरना चाहते हो अपनी रिटर्न, अगर आप ऐसे रिटर्न नहीं भरना चाहते हो तो आप अपनी नॉर्मल ITR 3 या ITR 5 के अंदर भी जा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी बनती है। अनेक्जर लेस रिटर्न फॉर्म, आपको ये जानकर खुशी होगी हर बार की तरह इस बार भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा अपलोड नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ, जैसे LIC के रिसीट्स, म्यूचुअल फंड की रिसीट्स, ट्यूशन फीस की रिसीट्स, मेडिक्लेम की रिसीट्स, ये सब कुछ भी नहीं लगाना है। वो सब आपके आधार पैन से लिंक है, वो ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन में सामने आ जाएगा। क्या चेंज हुआ है पिछली बार के फॉर्म से, ये जानना जरूरी है कि पिछली बार का जो ITR 4 फॉर्म था और इस बार का जो ITR 4 फॉर्म है उसमें बेसिक चेंजेस क्या है। पहला, अगर आपने सेक्शन 115 BAC के अंदर अपनी इनकम को असेस किया है तो आपको ITR 4 के अंदर नई डिस्क्रिप्शंस देनी पड़ेंगी। उन डिस्क्रिप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म 10IE जो आपको भरना पड़ता है इनकम टैक्स ड्यू रिटर्न से पहले। ये मैं नीचे क्या होता है बताऊंगा, अभी क्या होता है नीचे बताऊंगा, आएगा फॉर्म 10IE। ये नई स्कीम क्या है 115 BA से आपको ध्यान होगा पिछले साल बजट में आया था कि आप या तो एग्जिस्टिंग रेट पे अपने रिटर्न भर सकते हो यानी 2.5 लाख तक फ्री, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख 20%, 7.5 से 10 लाख भी 20% और 10 लाख से 12.5 लाख से ऊपर से 30% हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेक्शन 115 BAC में आते हो तो 2.5 लाख के हर कैपिंग के अंदर 0, 5, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 15 लाख तक चलता है और 15 से ऊपर 30% ही रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप नई स्कीम पे जाते हो 115 BAC में तो आप कैलकुलेशन करके देखना, जो बेनिफिशियल हो उससे ऑप्ट करना। एक बार आपने ऑप्ट कर दिया तो आप उससे हमेशा ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑप्ट आउट कर दिया तो उसके अंदर वापस जाना मुश्किल है। पूरा का पूरा स्कीम है, मैं यहाँ पे 115 BAC डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। पहली बार 115 BAC का फायदा इस असेसमेंट ईयर से मिलना शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से, क्योंकि 2020-21 की इनकम पे टैक्स पहली बार अब दिया जा रहा है अप्रैल 21 से। ठीक है, तो उसको क्लेम करने के लिए जी मैं इस सेक्शन के अंदर आना चाहता हूँ, एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको 10IE, पहले उसी को जानते हैं। ये रहा आपका
नीचे आएगा ये रहा 10IE। 10IE इंडिविजुअल और एचएफ को भरना है। जो बंदा 115 BAC के अंदर अपनी रिटर्न भरना चाहता है ड्यू डेट से पहले, रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले आप ये भर देना। पहली बात, एक बार भर दिया विड्रॉ नहीं होगा, यानी एक बार भर दिया तो आप एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स में नहीं जाओगे, उसी नई रेट ऑफ टैक्स में ही जाओगे, वो भरना पड़ेगा आपको। आफ्टर फाइलिंग 10E ओरिजिनल रिटर्न और रिवाइज रिटर्न आपको भरनी है मैंडेटरी, रिक्वायर्ड टू फाइल मैंडेटरी टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस। अगर आपको बेनिफिट लेना है तो रिटर्न तो भरनी पड़ेगी ऑब्वियसली। और एक्नॉलेजमेंट नंबर 10IE का और डेट ऑफ फाइलिंग भी आपको ITR 4 में मैंडेटरी भरनी है, यानी ITR 4 भरने से पहले ये फॉर्म भरना बेशक ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो फिर आप ITR फॉर्म को 4 को अपलोड नहीं कर सकते हैं। एक बात और बोली गई है, मान लो आपने ड्यू डेट से पहले 10IE तो भर दिया, लेकिन ड्यू डेट क्रॉस कर गई, आपने ITR 4 नहीं भरी, तो क्या आप ITR 4 भर सकते हैं? द आंसर इज यस, यू आर एलिजिबल टू फाइल द फॉर्म ITR 4 एंड क्लेम सेक्शन 115 BAC का बेनिफिट। ठीक है, तो वापस आते हैं उसी चीज़ पे अपने कि हमें क्या बोला गया था यहाँ पे। तो की चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ITR 4 के अंदर ये डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा अगर किसी के रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी डेफर्ड ESOPs है इज रिस्ट्रिक्टेड टू फाइल ITR 4, उसे मना कर दिया SL इसके अंदर, तो ये कॉलम भी हटा दिए यहाँ से। डिविडेंड इनकम की क्वार्टरली ब्रेकअप देना, आपको क्वार्टरली कितना कितना डिविडेंड मिला है, और एक पुराना स्केड्यूल था DI, उसे हटा दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर देखा जाए तो दो बातें मैं मानता हूँ कि एक तो आपको सेक्शन 115 BAC की चीज़ें देनी जरूरी है और एक क्वार्टरली ब्रेकअप और डिविडेंड देना जरूरी है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि ITR फॉर्म से चेंज हुई है पिछले साल से। भरी कैसे जाएगी? आम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हो जाती है, आपकी DSC आपके पास है, OTP है, आधार OTP है, आप इसको पोस्ट से भेज सकते हैं बेंगलुरु। ठीक है, स्पीड पोस्ट से 120 दिन के अंदर भेजनी होती है जब से वेरिफिकेशन होता है। तो अगर आप चाहें तो आजकल कोविड का ज़माना है, पेपरलेस है, तो आप इसको आधार OTP से वेरीफाई करके भेज सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ITR V फॉर्म निकलता है, आपको पता है एक्नॉलेजमेंट निकलती है, उसे एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। एक्चुअल ITR फॉर्म तो ITR 4 ही होता है, ITR V एक सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होती है, वो निकलती है। और अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया ऑनलाइन तो आप उसको फिर जमा करवा के आएंगे बेंगलोर में, एड्रेस यहाँ पे दे रखा है। ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न, किस किस को रिटर्न भरनी होती है वो भी बताया गया है। जिसने 115 BAC नहीं ऑप्ट किया है, जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, 3 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन द एज। जिसने ऑप्ट किया है 115 BAC, उसको एज का फिर कोई बार नहीं है, उसकी इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो इसमें वो कवर हो जाता है। ये प्रॉपर सेक्शन 115 BAC में प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान लेना कि आप ये रिटर्न का फॉर्म जब आप भरते हैं, ठीक है, तो अगर आपने कंडीशंस पूरी कर ली हैं तो भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो या ना हो। ठीक है, वो कंडीशंस क्या हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि अगर आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट है 1 करोड़ या उससे ज़्यादा टोटल करंट अकाउंट्स के अंदर, तो आपको हर हाल में रिटर्न भरनी है, वट एवर इज योर इनकम इज। अगर आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2 लाख रुपए या उससे ऊपर खर्च किए हैं, ठीक है, तो आपको रिटर्न भरनी है चाहे आपकी इनकम नहीं भी हो। या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे 1 लाख रुपए से ऊपर पूरे साल के अंदर कंज्यूम किया है, तो भी आपको ये रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो या ना हो। यानी कुछ लोगों को मैंडेटरी बोला गया है। क्यों बोला गया है दोस्तों? देखो, इतने बड़े बड़े अमाउंट अगर आप खर्च कर रहे हो या अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एस्केपिंग हो रही है टैक्स की, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। तो वो गवर्नमेंट आपको बोलेगी रिटर्न भरोगे तो हम वेरीफाई करेंगे, तो ओके हो जाएगा, नहीं होगा तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसके अलावा आइटम वाइज इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी भी हैं। पैन भरना, नाम भरना, आपकी इनकम भरनी, वो आप बेहतर जानते हैं कि क्या डिटेल्स आपके पास हैं। हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को भरते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन ये फॉर्म्स भर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर चलते हुए कि 409 नंबर पेज पे हमें ITR 4 के लिए, यानी इससे पहले ITR 1, 2, 3 डिस्कस हुई है 400 पेज के अंदर। तो आप देख सकते होंगे कितनी इंस्ट्रक्शंस बढ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।